किया कि कैसे लोग एंट्री ले रहे हैं, कब एंट्री ले रहे हैं, कितनी एंट्री ले रहे हैं, कितने पे रुक जा रहे हैं। सब चीज़ मैंने अच्छे से नोट डाउन की थी, मैं दिमाग बैठा लिया था और यहाँ पे आकर वही मेरा हेल्प किया सर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मेरे साथ है, मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा बोल सकते हैं, हर्ष अग्रवाल। ही इज फ्रॉम SIBM पुणे, 99.69 परसेंटाइल। इंटरेस्टिंग स्टोरी है हर्ष का, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है वीडियो। हर्ष को आया कैट में राउंड अबाउट 87, जैट में 87 आया। इसने एनमैट फोड़ा, इसने स्नैप फोड़ा। और मुझे लगता है कि ये स्टोरी ना एक बहुत बच्चों को कनेक्ट करेगी कि यार कैट जैट थोड़ा खराब जाने के बाद भी बच्चा बाउंस बैक करके आया, जैसे अभी पुणे में बैठा है। हम इसलिए कहते हैं, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि भाई स्नैप आप लगाओ, 2-3 अटेम्प्ट लगाओ, ज़रूरी है, बिकॉज आपका करियर वहाँ से बन सकता है। हर्ष अपने सामने जीता सकता है, एग्जाम्पल है, आई एम गोना टेक हिज टाइम, आई एम गोना टॉक टू हिम। हर्ष, वेलकम ऑन बोर्ड एंड थैंक्स फॉर गिविंग सम टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहली बात जो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, होने वाला है, सपना होता है कैट का, सपना होता है ब्लैकी का, फिर आता है D-Day, डेविल्स डे। फिर सपने चूर चूर हो जाते हैं कि भाई 87 मिला। उसके बाद तेरे दिमाग में क्या थॉट था, तूने बाउंस बैक कैसे किया, और स्नैप के तीनों अटेम्प्ट लगाने का क्या रीजन था? ओवर टू यू। तो सर एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, मेरा 87 आया तो आई हाँ वाज लिटरली शैटर्ड कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था और ये बहुत ही कम था, मतलब इसमें तो कुछ नहीं मिलने वाला राइट था। राइट। तो मेरे पास अराउंड अबाउट 10 टू 12 डेज थे एनमेट स्नैप के लिए, फर्स्ट स्नैप अटेम्प्ट के लिए। तो मैं बैठ गया चुपचाप कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे नया वे में स्टार्ट करना है। मैं ये मान के रखा था कैट का प्रिपरेशन बोनस है मेरे लिए। तो राइट। मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया। बेंत का बुक आता है, वो पेपर उठाया मैंने। और मैंने अच्छे से गो थ्रू किया कि 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं एकदम एंटिसिपेट करने का ट्राई किया कि एक एक क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे मैथ्स में अगर टाइम एंड वर्क आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। और एक एक टॉपिक को उठाया और उसको प्रॉपरली कवर किया। तो मैंने अलग अलग जगह से कवर किया था, इसका डाइवर्सिफाइड सोर्स था, कुछ कुछ यूट्यूब चैनल से भी किया, C2C से भी किया था और जगह से किया था। परफेक्ट परफेक्ट डाइवर्सिफाइड जगह है। परफेक्ट। मेरा ये था कि मुझे तीनों अटेम्प्ट देना है, क्योंकि 1,000-2,000 रुपए का मैं उसमें मुंह नहीं देख सकता था। मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट को नहीं देखना चाहिए इसका। तो मैंने तीनों अटेम्प्ट प्रॉपरली देने का सोचा था। और 8-9 दिन 10 दिन थे मेरे पास, तो मेरा ये था कि सिलेबस कंप्लीट करूंगा, साइड बाय साइड जो है मैं मॉक देते जाऊंगा। सही बात और है। मैंने तब सेम चीज किया, स्टिक किया, जो मॉक दिया उसको रिवाइज करते गया। और बिना ये सोचे कि कैट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ मैं साइड करके चुपचाप किया, एंड दैट वर्कड आउट फॉर मी। तो दिस इज समथिंग आई विल रिकमेंड टू एवरीवन कि आप तीनों अटेम्प्ट दो, एंड कैट खराब जाएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट उसके बाद आपके पास पूरा टाइम है, 10-12 दिन है। एक भी दिन वेस्ट मत करो, एक भी दिन वेस्ट मत करो रोने में। कोई कुछ नहीं मिलने वाला उससे। चुपचाप अटेम्प्ट में लग जाओ, तो हो सकता है कि आपका स्नैप अच्छा चला जाए। एंड हर्ष, तेरे टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज तेरे टाइम पे कैट का रिस्पॉन्स शीट स्नैप के पहले ही आ गया था। तो मुझे लगता है कि आपको तभी थोड़ा सा भनक लग गया होगा कि भाई अपना परसेंटाइल कम आया है। तो वहाँ से बाउंस बैक क्या किया, माइंडसेट क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था कि यार केतन सर मैंने ये सोचा और फिर यहाँ से मुझे शक्ति मिला, ताकत मिला, एंड आई वेंट फॉर स्नैप एग्जाम। एक्चुअली मेरे साथ ये था कि एग्जाम होते ही, कैट के एग्जाम होते ही शायद 2-3 दिन में शायद आ गया था। तो मुझे पहले ही आइडिया लग गया था कि उतना मेरा नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। राइट 7 तो एकदम डिवास्टेटिंग था, मतलब वो तो फिर वो लास्ट नेल ऑन द कॉफिन था मेरा already। राइट। तो मैं मतलब बजाय इसके कि मैं एकदम चुपचाप रैशनैलिटी में बैठ गया कि कुछ रोने से कोई सेंस नहीं है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, अभी मैं आगे क्या कर सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो मैंने देखा कि कितना टाइम बचा है मेरे पास, लेट्स से 12 दिन है, इतना मुझे सिलेबस कवर करना है। मैंने डिवाइड किया दिन को और सिलेबस को, और दिन को हाफ हाफ डिवाइड किया कि भाई मैं 8 से 9 घंटा जो भी मुझे पढ़ना है, इतने घंटे मैं सिलेबस कवर करूंगा, इतने घंटे मैं मॉक दूंगा। और मैं उस पर स्टिक रहा, जो चीज मैंने सोचा मैं उस पर स्टिक रहा, और दैट वर्कड आउट फॉर मी। और मैंने पहले बताया कि मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया, वो काफी डाइवर्सिफाइड सोर्स था, तो राइट। दैट वाज इट। सो एक चीज़ हम बोल सकते हैं हर्ष भाई, यू कैन ऑल्सो अग्री ऑन दैट, इरिस्पेक्टिव तुम्हारा कैट का परसेंटाइल क्या है, अच्छा है तो बहुत बड़ी बात है, बट अगर आप लो लेवल पे भी जाते हो, देखो 87 परसेंटाइल और 70 इज लाइक क्लोज बाय, तो कोई भी बच्चा बाउंस बैक कर सकता है अगर आपने हर्ष के जैसा फोकस्ड तरीके से अपने प्रिपरेशन किया तो। बिकॉज ही सेड 1 घंटा भी वो दे दिया नहीं, एक दिन भी उसने दिया नहीं रोने पे, जैसे उसका हो गया वो आगे चला, वो उसने स्नैप लगाया और उस रिस्पॉन्स शीट तो उसको पहले आया था। इस बार एक अच्छी चीज़ हो रही है गाइस कि कैट तो 30 तारीख को है, पहला अटेम्प्ट अपना December 6 को है स्नैप का, और रिस्पॉन्स शीट उसके बाद आएगी। तो एटलीस्ट पहला अटेम्प्ट तो आप बढ़िया से दो, ताकि आपका वहाँ पे 99 प्लस बन गया तो आपका बात वहाँ पे बन जाएगा, SIBM पुणे की कॉल आ जाएगी।
कूल है। अभी थोड़ा सा ना हम सेक्सुअल स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं हर्ष, ठीक है? वर्बल 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 40 हो गए, और क्वांट्स 20 क्वेश्चन। इन तीनों में आपका फोटे क्या था? मेरा फोटे इंग्लिश था। ओह तो वाओ, नाइस। मैंने जैसे ही मॉक देना स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस किया कि वो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे 4 या 4.5 मिनट में हो जा रहे थे। तो मैं बढ़िया। बहुत मेरा थोड़ा सा लकी था कि मेरा हाँ फास्ट गो थ्रू हुआ हाँ। और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जा रहे थे। मतलब हार्डली एक गलत होता था तो शायद 12.5 मार्क्स ऐसे मेरे बन जाते थे। राइट राइट, फैंटास्टिक। ओके, हम्म। फिर लॉजिकल रीजनिंग के लिए कैसे क्या अलग से किया था? हाँ, लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया कि 2-3 हम्म। यूट्यूब चैनल है, अगर आप कोई भी हम लोग खोजने जाएंगे तो मिल जाएगा। स्नैप LRDI वगैरह करके लिखेंगे तो 2-3 चैनल आ जाते हैं। हम्म। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। उनका क्या है कि वो टॉपिक वाइज वीडियोस रहते हैं। तो वही मैं बोला जैसे तो प्रीवियस ईयर एलआर में स्नैप एग्जाम में पहले उठा के फोड़ना चालू किया कि पहला वर्बल निकाला 4.5-5 मिनट में? पहले मैं वर्बल कर लेता हूँ। पहले मैं वर्बल कर नाइस। लिया, मैं देखा कि 4.5 मिनट में 4.5-5 मिनट मेरा वर्बल हो गया। एक मेरे पास भी रहता है कि मेरे पास अब चलो ठीक है 55 मिनट्स बचे हैं और क्वेश्चन खाली इतने कम बचे हैं। राइट। तो मेरा जैसे प्रायोरिटी ये रहता है कि मेरा इंग्लिश सबसे ऊपर रहता है, फिर LRDI, फिर परफेक्ट क्वांट। मतलब परफेक्ट कंपैरेटिवली मेरा क्वांट वीकर है, तो मैं क्वांट को लास्ट में रखता हूँ कि ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने मिस किया सेशन में। हर्ष का मैं आपको प्रोफाइल अगर बताऊँ, ही इज़ अ नॉन इंजीनियर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ही इज़ फ्रॉम सेंट जेवियर्स कोलकाता, जो भाई बहुत नामचीन कॉलेज है यूजी के लिए इंडिया में। नंबर 3, इसका 10th और 12th में 90+ आया है। तो अकेडमिकली ये बंदा बहुत शानदार है, पर कैट में इसका 87 आया। तो आप जज मत कीजिएगा बच्चों को कभी भी उनके परसेंटाइल पे। तो ऐसा हो सकता है कि आप भी एक बढ़िया यूजी से हो, आपका भी 999 लगा होगा, बट शायद से आप कैट अच्छा नहीं कर पाओगे। बट स्नैप आपको धोखा नहीं देगा, जैसे हर्ष को स्नैप ने संभाल लिया आपको भी संभालेगा। हर्ष, ओवर टू यू। तो पहला वर्बल, दूसरा एलआर, एंड फिर तीसरा अपना क्वांट। तो एलआर में आप अगर बताओगे थोड़ा सा कि एलआर में कौन से क्वेश्चन आपने पहले उठाए, कौन से छोड़े, क्रिटिकल रीजनिंग कैसे आपने टैकल किया, वो थोड़ा बेटर होगा बच्चों के लिए। LR में मतलब मेरा ये था कि मैं लाइन वाइज शुरू किया था। LR में 2 क्वेश्चन शायद ऐसे होते हैं यूजुअली जो बहुत लंबे से रहते हैं, ABCD के आते हैं, उनको मैंने स्किप कर दिए थे। बाकी सब मैं जो है एकदम लाइन वाइज कर रहा था और मेरा हो भी जा रहा था। मतलब मैं बहुत टाइम करके चल रहा था अपने सेक्शन को कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट टाइप में करना है मुझे, तो वो हो जाता है। मेरा क्वांट में था इशू आ रहा था। क्वांट में क्या था कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, उसमें ऐसा था कि आप ऑप्शन पुट करके आंसर पे आओ, ये सब चीज करना पड़ रहा था। तो LR में इंग्लिश मेरा सॉर्टेड था कि लाइन से करना है। LR सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चन जो बहुत लेंदी होते हैं, वो जो आप PYQ प्रिपेयर करोगे या मॉक दोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। उनको आप साइड छोड़ दो एक बार को, लास्ट में करना टाइम बचे तो। और फिर क्वांट में आना। क्वांट में जो इजी इजी क्वेश्चंस है आपने जो पहले प्रिपेयर करके रखे हैं, जैसे मेरा अरिथमेटिक पार्ट बहुत स्ट्रांग था, परसेंटेज हो गया, रेशियो वगैरह हो गया, जो 8 तक मैथ्स होती है मेरी बहुत स्ट्रांग थी, तो वो पार्ट मैं पहले अटेम्प्ट करता था। अब मैंने मैक्सिमाइज कर लिया कि लेट्स से 45 क्वेश्चंस मैंने कर लिए या 42-43 क्वेश्चंस कर लिए। अब मेरे पास जितना टाइम बचा है उसमें मैं एक एक पिक एंड चूज करके जितना मैं कर पाता हूँ वो करने का। वेरी नाइस। तो हर्ष, अगर हम बात करें, जो मैं ऑलवेज यूट्यूब पे भी यही स्ट्रैटेजी कहता था कि भाई 40 क्वेश्चन आपके हाथ में है, 40 में जितना फोड़ सकते हो आप उतना फोड़ो। तो 25 अपना लॉजिक, 15 अपना वर्बल, 40 में मोटा मोटी इफ यू कैन रफली टेल मी कि केतन सर मेरी इतनी एक्यूरेसी पे मेरे इतने क्वेश्चन सही आए रहेंगे, मोटा मोटी, फिर रिमेंबर। मतलब मैं इंग्लिश में तो 15 आउट ऑफ 15 15 अटेम्प्ट करता था। फोड़ दिया। तो मैक्सिमम एक गलत होता था मेरा। तो हाँ, फिर अगर मैं LRDI पे आऊँ तो 25 में से लेट्स से 3 गलत हो जाता था, 3 मतलब 3 या 4, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने आउट ऑफ 40 हमने राउंड अबाउट 34.5-35 तक का स्कोर अपना बन गया। मोटा इससे भी ज्यादा बनेगा एक्चुअली, है ना? 0.25 का था, तो आई थिंक हाँ इससे ज्यादा ही बनेगा। 37.5 तक चले जाएगा। फिर तो यार आधी जंग जीत ली यहाँ पे ही। हाँ, मेरा ये दोनों स्ट्रॉन्ग एरिया रहता था। फिर क्वांट में मैं जितना सैल्वेज कर पाऊँ उतना करता था। तो लेट्स से 20 में से अगर मैं 12 भी कर लूँ तो इट वर्कड आउट। बढ़िया। तो तेरा ओवरऑल क्या था, 52 53? एक्चुअली हमें ये डिस्क्लोज करना कोई अलाउड बात नहीं नहीं, है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ये प्रोटोकॉल आ गया बीच में। कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चे ना जो क्वांट्स को बहुत डरते हैं। तुझे क्या लगता है कि यार कैट का क्वांट्स अगर खराब है आपका, या फिर आपका ओवरऑल क्वांट्स भी अगर खराब है, तो क्या आप स्नैप फोड़ सकते हो? व्हाट डू यू वांट टू एडवाइस? मैं मतलब ये बताऊंगा कि जेट, फिर कैट, फिर स्नैप आता है, एकदम क्लियर है क्वांट के वेरी लेवल पे। गुड। अच्छा, गो हेड। तो
अगर मैथ्स आपका वीक भी है ना, तो आप समवेयर लाई करोगे, या तो आप जेड के लेवल के होगे जो बहुत ही ऊपर है, कैट में हो गया तो स्नैप में तो आ ही जाओगे। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्वांट खराब है, ये खराब है। मेरा भी मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं था, 8 तक मेरा मैथ्स स्ट्रांग था, उसके बाद थोड़ा सा वीक हो जाता था। तो मेरा इतना था कि स्नैप लेवल में ठीक ठाक क्लियर कर लूं। तो मतलब आई विल से डोंट वरी अबाउट दिस, आपका जो भी लेवल है आप उसी से खेलो। आपका अगर लेट्स से कि क्वांट वीक भी होगा तो एलआरडीआई स्ट्रांग होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रांग होगा, तो उतना अफ्रेड करने की जरूरत नहीं है, हमको ओवरऑल मार्क्स लाना है। राइट। हर्ष यू सेड ज़ैट कैट स्नैप, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बहुत सारे बच्चे, रादर बहुत सारे कोचिंग वाले ये कहते हैं 60 मिनट का क्वेश्चन पेपर है, 60 क्वेश्चन आएंगे, इजी है वगैरह वगैरह वगैरह। आप इंडिया के टॉप 15 बी स्कूल में बैठे हो, आप स्नैप के टॉपर हो, आप जेन्युइनली बताओ ये जो इजी वाला जो शब्द हम लगाते हैं स्नैप को, क्या ये जेन्युइनली इजी है या इसमें भी आपको मेहनत ज़रूरी है? मेहनत तो जरूरी है, उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। हाँ, तो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड बट ये स्नैप तो में ये रिकवरी टाइम भी नहीं मिलता ना, एक बार अटक गया क्वेश्चन पे तो अटक गया, तो फिर आ ही नहीं सकता वापस। आपको टाइम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्वेश्चन पे अगर आपको लग रहा है अटक रहा है तो आगे बढ़ो सीधा से। ओके, तो देखो भाई, जितने भी बच्चे SIBM पुणे के लिए अगर आप टारगेट करते हो, जो NIRF रैंकिंग 11 है, मेरी रैंकिंग में वो टॉप 15 में आता है, अभी हम बात करेंगे और SIBM पुणे के बारे में। तो यार प्लीज़, इवन इफ यू वांट टू कंसिडर 98.50 प्लस प्लस का स्कोर मुझे लाना है, परसेंटाइल लाना है केतन सर, फिर भी मैं कहूँगा ईजी मत करना उसको, ईजी मत समझना, बहुत मेहनत करना, बिकॉज ईजी समझोगे तो फिर आप शायद से SIBM पुणे तक नहीं पहुँच पाओगे। नाउ हर्ष भाई, लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी मॉक्स अ स्टूडेंट शुड टेक। अभी हमारे पास तकरीबन 30 दिन बचे हैं, मोटा मोटी, हम 6 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितने बच्चों ने मॉक्स लगाने चाहिए और आपने कितने लगाए थे? अगर मैं स्नैप स्पेसिफिकली की बात करूं तो शायद मैंने तो मैक्सिमम कैट के बाद ही लगाए थे। कैट के बाद जो भी 10-12 दिन थे मैंने उसी में लगाए। हाँ 12 लगा दिए होंगे मतलब। तो अपने C2C के भी मॉक्स लगाए थे। आप अगर मुझे थोड़ा जेन्युइन फीडबैक दोगे कि C2C के मॉक्स और एक्चुअल कैट का पेपर, सॉरी, C2C के मॉक्स और एक्चुअल स्नैप का पेपर एंड स्नैप के PYQs कैसे लगे आपको? क्लोज बाय थे? हाँ, ये मैं जेन्युइनली बोलूं तो काफी क्लोज बाय थे। क्योंकि मुझे लगता है जो भी कोचिंग डिजाइन करती है वो PYQ देखकर ही डिजाइन करती है मॉक्स अपने, काफी वो रेप्लिकेट कर जाते हैं। और कोई भी स्टूडेंट अगर दे रहा है तो PYQ सबसे ऊपर रखना चाहिए। C2C के मॉक्स बहुत अच्छे थे, वो भी कर सकते हो, और भी कोचिंग के आप मॉक्स उठा सकते हो, बट PYQ और बाकी कोचिंग के मॉक्स ठीक ठाक है। C2C काफी अच्छा था, ये तो मैं मानूंगा। और आप कोई भी बच्चा अगर PYQ खोल के देखेगा और मॉक देखेगा तो वो खुद भी समझ पाएगा कि हाँ, काफी रेप्लिकेट कर रहा है। परफेक्ट है, ठीक है। चलो अब थोड़ा आपके स्लॉट्स के बारे में बात करते हैं। 3 स्लॉट लगाना। देख, मैंने ना हर्ष, एक चीज़ मैंने देखी है, मैं तुझे जेन्युइनली कह रहा हूँ, SIBM पुणे में ना 50% से ज़्यादा बच्चे तुझे मिलेंगे जिन्होंने 3 अटेम्प्ट लगाए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि ये ना टॉपर बच्चा लोग ना 3 अटेम्प्ट लगाता ही लगाता है, एवरेज वाला बच्चा थोड़ा सा ये समझ नहीं पाता। तो आप बताओ, आपने 3 अटेम्प्ट लगाए थे, क्या सोचा था? एंड बच्चे कहते हैं सर पैसे बहुत जाते हैं वगैरह वगैरह तो उनको थोड़ा सा एडवाइस करो, एक बड़े भैया के नाते बता दो थोड़ा। मैं तो बोलूंगा अगर मतलब हमें अच्छे कॉलेज में जाना है तो सीधी बात है, तीनों के तीनों अटेम्प्ट दो। राइट। 3 अटेम्प्ट देने में आपका 2000, 4000, 5000 रुपया जाएगा। आप जब SIBM से ग्रेजुएट कर लोगे तो आप उसकी एवरेज सैलरी देखो कितनी है और यहाँ 5000 आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या किधर जाना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, मुझे लगता नहीं कि इस पे सोचना भी चाहिए किसी को, तीनों के तीनों अटेम्प्ट देना चाहिए। यार हम तो एवरेज सैलरी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, वो तो स्टाइपेंड में निकल आएगा स्टाइपेंड तो इतनी बना रहे आजकल, इस बार तो बहुत बहुत फोड़ा है SIBM पुणे ने, स्टाइपेंड वगैरह ये बता नहीं पाएगा बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। बट हाँ यार, अभी आप अगर पैसे डालते हो, अगर आपका SIBM पुणे हो गया ना, पैसा वसूल है बॉस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SIBM पुणे। आर यू हैप्पी विद SIBM पुणे? हाउ इज इट? इट्स अ हिल टॉप कैंपस, काफ़ी खूबसूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेल अस मोर अबाउट एकेडमिक रिगर कैसा है, पीयर ग्रुप कैसे हैं, फैकल्टीज कैसे हैं, थोड़ा वो चीज़ें बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब SIBM पुणे मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। पैकेज वाइज भी मतलब जो डेटा पब्लिक फिगर में है वो भी सब डेटा वेरीफाइड है। उन्होंने मतलब वो सब डेटा जो है वो होता है उनका चेक किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, तो आप वेरीफाइड मान सकते हैं उसको आराम से। दूसरा, यहाँ का जो एकेडमिक रिगर है और जो पीयर ग्रुप यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। मतलब इतने डाइवर्सिफाइड, इतने अलग अलग जगह से लोग आते हैं, नॉट ओनली इंडिया, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैक्सिको से भी आते हैं, इंडियन ओरिजिन के मैक्सिको से हैं, नेपाल से हैं, और सब बहुत ही क्वालिफाइड अलग अलग बैकग्राउंड से। तो मैं एक मतलब सर से बात करा तो बताया था उनको एक एयरफोर्स के पायलट वगैरह भी है यहाँ पे
हाँ, तो आर्किटेक्ट है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अलग बैकग्राउंड्स हैं, एसआरसीसी के बच्चे हैं यहाँ वहाँ के, तो बहुत ही नाइस अच्छा पीयर ग्रुप रहता है यहाँ पे। नाइस तो नाइस। पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत अच्छी होती है, और एकेडमिक रिगर ठीक ठाक है, काफी रहता है। आपको क्लासेस जाने पड़ते हैं सुबह, क्या बोलते हैं, 9 बजे के राउंड से लेकर लगभग शाम के 4 बजे तक क्लासेस रहते हैं, वो अटेंड करना पड़ता है थोड़ा। और तो ये चीज है, प्लस आपको जैसे अभी मैं जीडीपीआई वगैरह की बात करूंगा तो वो भी बहुत जरूरी रहेगा। मैं राइट राइट राइट। तो जहाँ तक पीयर ग्रुप है ना, देखो मतलब एस आई बी एम पुणे का पीयर ग्रुप एक लेवल पे, और बाकी कॉलेजेस जो आते हैं स्नैप में उनका पीयर ग्रुप एक लेवल पे। मैं जेन्युइनली कहता हूँ, मैं इतने साल से देख रहा हूँ एस आई बी एम पुणे, आई कुड फील दैट इट्स लाइक जैसे आई एम अहमदाबाद में डाइवर्सिटी होती है, वैसे एस आई बी एम पुणे में है। इसने बात करी, वो पायलट बच्चा वो भी है, तो मजाक मजाक में उसको मैं पूछ रहा था क्या तुम उसको पूछते हो कि कॉकपिट में क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे फील होता है। मैं होता है मैं पक्का उसको पकड़ के पूछता। बट आई हैव मेट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, बच्चे आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से आते हैं, बच्चे डॉक्टर बैकग्राउंड से आते हैं। तेरा एक सीनियर है गर्व करके, मेरे ख्याल से उसकी कंपनी को नीति आयोग से फंडिंग वगैरह मिली है। आई थिंक राकेश झुनझुनवाला सर हैज़ इन्वेस्टेड इन हिज कंपनी। ऑल्सो देर इज़ वन मोर सीनियर ऑफ योर्स राइट नाउ, जो वर्ड डॉक हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ पे जो एक साउंड वाला जो कुछ बटन वगैरह था, ही इन्वेंटेड दैट। तो काफ़ी क्रेजी पीयर ग्रुप है। इस साल भी मैं कैंपस पे था, सो आई इंटरव्यूड कपल ऑफ फोक्स फ्रॉम एसआरसीसी, आई इंटरव्यूड कपल ऑफ फोक्स विथ यूपीएससी गैप, बट स्कोर्ड 99.50 प्लस प्लस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पीयर ग्रुप तो भाई काफ़ी शानदार है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने ब्लैक ही मिस करा, कोईकोड लखनऊ वगैरह मिस करा, तो वो कमी सी फील हो रही है, बिकॉज जो बच्चे अंदर है वो एट पार है। तो पीयर ग्रुप तो भाई बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट। नाउ कमिंग बैक टू अनदर क्वेश्चन, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है एस आई बी एम पुणे में 99.98 भी रिजेक्ट हो जाता है, 99.90 वाला भी रिजेक्ट हो जाता है, और 99 या फिर 98.90 वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। तो जीडीपीआई में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बिकॉज देखो गाइस, स्नैप का ना सिंपल है, आउट ऑफ 100 50% वेटेज आपका जाता है स्नैप के स्कोर को, और 50% जाता है जीईपीआई को, राइट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू। हर्ष भाई, टेल मी मोर अबाउट जीईपीआई, कैसा होता है, रिग्रेस होता है, और बच्चों ने उसको हल्के में लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए? प्लीज टॉक अबाउट दैट। स्नैप का एग्जाम हम 10 दिन प्रिपेयर करते हैं, 10 दिन देते हैं। जीईपीआई 1 घंटे का काम है। हाँ उसका वेटेज इक्वल है, स्नैप के इक्वल है। हाँ। तो नीडलेस टू से हमें प्रिपरेशन उसी लेवल की रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मतलब मेरे फ्रेंड में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 99 से भी कम परसेंटेज वगैरह था, उनका भी एडमिशन हुआ है, क्योंकि जीपीआई उनके स्कोर बहुत अच्छे थे। बहुत स्मार्ट तो होंगे वो लोग। जीपीआई, हाँ, जीपीआई में स्कोर करना इज अ मस्ट। और इस मामले में आई से C2C इज लाइक हेड्स ऑफ, बहुत ही अच्छा है इस मामले में। थैंक यू। नॉट ओनली लाइक स्नैप प्रिपरेशन में, बट जब आप कॉलेज में आओगे उसके बाद ही बात करता हूँ मैं। तो जीपीआई प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू जी, आई विल से केतन सर ने सजेस्ट किया था कि जितने भी जी के वीडियोस आपको अपलोड करके मिलेंगे, लगभग 15 20 या 25 और ज्यादा ही रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, आप सारे वीडियोस गो थ्रू करो। कुछ नहीं करना है, आपके पास बहुत टाइम रहेगा, सारे वीडियोस गो थ्रू करो। नोट डाउन करो कि जो लोग अच्छा बोल रहे हैं, जिनको अच्छा फीडबैक मिल रहा है, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे कट इन कर रहे हैं, कैसे पॉइंट की एंट्री दे रहे हैं, कैसे डिबेट को कंटिन्यू कर रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं कि बीच में अलग से ही पॉइंट डाल दिया, कैसे पॉइंट्स को उठाकर उस पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सब चीजें हम वीडियो देखेंगे ना 4 बार 5 बार 10 बार देखें तो हमको समझ में आता है। तो जीपीआई के वीडियोस देखना, इंटरव्यूज के वीडियो हो तो वो भी देखना, बहुत सारी क्लैरिटी तो देख कर इनको आ जाएगी। तो दिस पार्ट शुड बी डन वेरी वेल, और C2C इस मामले में बहुत अच्छा है। तो आई विल से कि परफेक्ट। हाउ डज इट फील नाउ हर्ष भाई? फाइनली अपना कैट जैट थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे गया, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ठुक गया, बट स्नैप में तो हमने फोड़ ही दिया, मतलब टॉपर की कैटेगरी में आ गए। हाउ डज इट फील नाउ? आई एम वेरी श्योर तेरा अभी समर वगैरह लग चुका है, बट अभी बात नहीं कर पाएंगे, सीक्रेट है वो। हाउ डज इट फील यार? एंड बच्चों को एक लास्ट मे बी अ मोटिवेशनल लाइन है, फिर एक इंस्पिरेशनल लाइन है, फिर कुछ एडवाइस देना चाहोगे स्नैप को लेके? हाँ, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि एक्चुअली मेरा क्या है कि मेरा ग्रेजुएशन बहुत पहले हो चुका था, फिर मेरा यूपीएससी था, तो यूपीएससी का काफी गैप हो गया, मैं फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व था, तो मेरा काफी गैप वगैरह था। अब इतने गैप के बाद जब कैट भी खराब हो गया, तो तब मेरे पास ऑलमोस्ट कोई रास्ता नहीं था, स्नैप एंड मैट ही बचा था। तो मतलब आई वाज लकी कि मैंने सही से प्रिपरेशन किया उस टाइम, ज्यादा डिविएट नहीं हुआ। एंड एनीवन जिसका भी कैट खराब हो रहा है, मतलब पहले बात तो खराब मत ही करो, ट्राई करो कि अच्छा जाए, बट इन केस नहीं अच्छा जाता है तो एकदम चुपचाप बैठ जाओ, मतलब कुछ मत सोचो पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर कोई 87 लाकर अगर स्नैप अच्छा क्लियर कर सकता है तो
तब सभी को कर सकते हैं। चुपचाप बैठ जाओ, 10-12 दिन जो भी होते हैं सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सब बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 लोग का उठाना, उनका देखना कि उन्होंने कैसे किया, उठाओ और स्टार्ट कर दो, काम खत्म। सर है केतन सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछ के बात कर सकते हो। परफेक्ट है। थैंक यू सो मच हर्ष, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड भाई आई एम रियली हैप्पी दैट यू फाइनली मेड टू एसआईबीएम पुणे एंड अगले साल मिलते हैं जब हाईएस्ट प्लेसमेंट मिलेगी आपको। ख्याल रखो। एंड बाय द वे हर्ष, मैं तुझे बुलाऊंगा फॉर स्नैप मेंटरशिप, यू नो आई एम गोना आस्क यू फॉर सम टाइम, और जो अपने बच्चे भी आएंगे तेरे जूनियर्स, उनको आप थोड़ा सा हेल्प करना स्नैप प्रिपरेशन में और जीडीपीआई में भी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।